हर एक रात को महताब देखने के लिए, महताब मीन्स चाँद। हर एक रात को महताब देखने के लिए मैं जागता हूँ तेरा ख्वाब देखने के लिए। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना ये है चिरागों का सफ़र कितना है। वेलकम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग रात के 2 बज रहे हैं इसलिए शायरी थोड़ी याद आ गई। आज इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट का क्वेश्चन करेंगे, बिहार बोर्ड का, जो 2021 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और न्यूज़ भी आया था, सरकार ने कहा कि बहुत मॉडल सेट के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं 70 ऑब्जेक्टिव है इसमें। तो फिर भी कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करने का। आप लोग भी अगर थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखना हो तो बढ़ा के देख लीजिए, टाइम का मैनेजमेंट कीजिए और मन लगा के पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, और एक एक क्वेश्चन करके हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर। याद रहे, अगर डायरेक्ट चार्ज कंडक्टर होता तो इसका आंसर हो जाता सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये कह रहा है प्लेन चार्ज कंडक्टर। अब प्लेन कौन होता है? शीट होता है, और शीट में क्या होता है? आधा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आधा होता है इसका, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज करेक्ट। कि इनमें से कौन सा करेक्ट है रिलेशन, किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। तो आप सब ने डेरिवेशन पढ़ा होगा, इम्पोर्टेंट भी है ना, 2 नंबर के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन करेक्ट होता है वो होता है माइनस डी वी बाई डी आर, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। देखिए, जहाँ सॉल्यूशन करने वाला होगा जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में सॉल्यूशन करेंगे, और जहाँ नहीं होगा वहाँ डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सो पहला का आंसर क्या था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता कितनी है? यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर, रेडियस 9 किलोमीटर। आइए इस सवाल को फटाफट मैं बना देता हूँ। देखिए, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग। 4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 1/9 इंटू 10⁹। 1/4 पाई एप्सिलॉन को उल्टा कर दिया तो 4 पाई एप्सिलॉन हो गया, और आर दिया हुआ 9 किलोमीटर दिया हुआ, ठीक। किलो का मतलब क्या होता है? 10 का पावर 3। अब इसको कैंसिल करिए, ये गया 9 से 9 कट गया। अब ये 10 के पावर 9 को ऊपर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा? -9, और ऊपर ऑलरेडी कितना है? 10 का पावर 3 है, तो ये घटा देंगे तो 10 के पावर -6, और इसका यूनिट होता है फैराड। अब 10⁻⁻6 को हम लोग जानते हैं माइक्रो बोलते हैं, तो ये माइक्रो फैराड, कितना माइक्रो फैराड? 1 माइक्रो फैराड हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 माइक्रो फैराड। सो इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा 1 माइक्रो फैराड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका। ओके, सो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? तो आपको याद होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ओके, लेकिन ये तब होता है जब प्लेट के बीच में कुछ नहीं हो, वैक्यूम हो तब। लेकिन अगर कोई मीडियम डाल देते हैं प्लेट के बीच में तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहाँ पर K जो देख रहे हैं ना, मीडियम का प्रॉपर्टी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और वही यहाँ पर K की जगह एप्सिलॉन R दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में एप्सिलॉन R दिया हुआ है, तो एप्सिलॉन नॉट R, एप्सिलॉन नॉट
A/D। अब इससे जो मैच कर रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। सो देखिए इससे कौन मैच कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A/D। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है ना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो भी दिया हुआ है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो भी दिया हुआ है। तो कह रहा है दोनों में से इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन हिंदी में वाला है, यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखेंगे और वो क्या कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का, उससे कम होता है गैल्वेनोमीटर का, और सबसे कम जो होता है वो होता है एमीटर का। ठीक है, अगर ये याद रखेंगे तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा तो बन जाएगा आपसे। वैसे भी आपको पता होगा कि एक आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। आइडियल एमीटर का क्या होता है, ज़ीरो, और ये कहीं बीच में पड़ता है, यानी कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है। तो इसके ऑप्शंस में देखेंगे तो दिया हुआ है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से क्या है, ज़्यादा है, तो पाँचवा का ये ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल हमारा यहाँ दे रहा है कि which of the following is the applied form of व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर जो डिवाइस हमारा है इनमें से कौन सा है, पोटेंशियोमीटर है, वोल्ट मीटर है, मीटर ब्रिज है या गैल्वेनोमीटर है। तो आपको याद रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज पर जो डिवाइस है उसे हम मीटर ब्रिज कहते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसका दूसरा नाम रेजिस्टिविटी भी होता है, जिसका दूसरा नाम रेजिस्टिविटी भी होता है। और याद रखना है कि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, यानी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, ना ही लेंथ पर, ना ही मास पर और ना ही डायमीटर पर डिपेंड करता है, वो इसकी प्रकृति यानी नेचर ऑफ मटेरियल पर निर्भर करता है। तो सातवां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ और कह रहा है 8वां सवाल आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन किरचॉफ्स पॉइंट रूल। तो किरचॉफ्स का पॉइंट रूल याद होगा आपको। किरचॉफ्स का पॉइंट रूल क्या कहता है, ये कहता है कि किसी जंक्शन पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट क्या होगी, बराबर होगी। यानी चार्ज के बारे में है ना, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज के बारे में बात करता है पहला नियम, इसीलिए ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना करंट आया उतना करंट चला जाएगा, ना कुछ पैदा हुआ और ना ही कुछ नष्ट हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किरचॉफ्स का पॉइंट रूल यानी फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। हमारे थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, यानी हमारा 9वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर। ठीक है, कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है। ठीक है, सो देखिए एक्चुअली में मोशन जो होता है वो ड्रिफ्टेड होता है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं हुआ है इसीलिए हम लोग एक्सेलरेटेड लगा देंगे यहाँ पर, समझे। हालांकि ड्रिफ्टेड इसका राइट आंसर ड्रिफ्टेड होगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन का अंदर में। सो चलिए कोई बात नहीं है, जो ऑप्शन दिया उसी में से हमको कोई लगाना है, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड इसका आंसर हो जाएगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 10वां सवाल। और ये 10 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो कई फार्मूले होते हैं उसके, जिनमें से अगर फार्मूला मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, पावर का, तो कई फार्मूला हो सकता है। जैसे P बराबर होता है V इंटू आई भी होता है पावर का फार्मूला, या P बराबर V और I का फार्मूला V बटा R रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बटा R। अब ऑप्शन में जो दिया होगा उसको हम लोग लगाएंगे, पावर का फार्मूला तो ऐसे V स्क्वायर बटा R आ गया। ठीक है, सो हम आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी देख रहे हैं कि V स्क्वायर बटा R दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा V स्क्वायर बटा R। आगे बढ़ते हैं और कह रहा है अगला सवाल हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर
फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है कि एक चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए तो इनमें से कौन सा फार्मूला सही होगा। नाउ फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स का फार्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या अगर इसका वेक्टर में फॉर्मूला लिखे हम वेक्टर में तो ये क्यू तो स्केलर क्वांटिटी है, उसको बाहर करते हैं, और भी क्रॉस बी साइन थीटा को हटा के क्या लगाया जा सकता है? भी क्रॉस बी। तो ये जो ऑप्शन है क्यू भी क्रॉस बी वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सो देखते हैं कौन सा हमारा दिया हुआ है इसमें। सो हम देख रहे हैं भी क्रॉस बी लगाना है, बी क्रॉस बी नहीं, भी क्रॉस बी। ठीक है, सो ये हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, आगे हम चलते हैं और कह रहा है हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है ना, अगले पेज में दिया होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक यानी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहा है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स याद रखना है, वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वेबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली इज। ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है उसका पावर फैक्टर कितना होगा? ठीक है, सो पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई। क्या होता है? कॉस फाई। और हम जानते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो होती है उसमें फाई क्या होता है? ज़ीरो। फेज डिफरेंस करंट और पोटेंशियल के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो ज़ीरो होता है ना। यहाँ पर रख दीजिए ज़ीरो, 0 डिग्री रख दीजिए, कॉस 0 डिग्री तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। सो एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर 1 यानी ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 14 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा ये 13 था। ओके, वो भाग क्वेश्चन कुछ छूट गया क्या? नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, सही है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है वो देखिए। ये कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर यानी आरएमएस वैल्यू, क्या बोल रहा है आपको? आरएमएस वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज। अल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा? आईआरएमएस का फॉर्मूला जैसा कि आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, जानते हैं कि आईआरएमएस का फॉर्मूला जो होता है, आईआरएमएस जो होता है वो I0/√2 होता है। ठीक है ना, जहाँ पर I0 क्या है? ये पीक वैल्यू है यानी मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, एम्पलीट्यूड जिसे हम लोग कहते हैं। तो I0/√2 यानी पीक बाई √2। अब ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखते हैं कि ऑप्शंस हमारे क्या दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि पीक करंट बट्टा √2 दिया हुआ है। सो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। अंग्रेजी में ले लेते हैं, हिंदी में भी दिया हुआ है, हिंदी भी आप लोग साथ में पढ़ सकते हैं। जो सवाल है इसका अंग्रेजी में 15 नंबर का वो ये है कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन जियोमेट्रिक लेंथ LG एंड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ए मैग्नेट। तो मैग्नेटिक लेंथ और जियोग्राफिक लेंथ क्या होता है? तो देख लीजिए एक बार जरा। ये अगर एक बार मैग्नेट है, हाँ, अगर ये एक बार मैग्नेट है तो इसके इंड और इंड के बीच में, ये इंड जो दिख रहा है इसका जो लेंथ होता है ना, इंड टू इंड जो लेंथ होता है इसको जियोग्राफिक लेंथ कहा जाता है। और पोल टू पोल जो लेंथ होता है इसको कहा जाता है मैग्नेटिक लेंथ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जियोग्राफिक लेंथ बड़ा है और मैग्नेटिक लेंथ छोटा है। ठीक है ना, तो इससे कन्फ्यूजन आपका एक दूर होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है आपका वो होता है L। मैग्नेटिक अगर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू जियोग्राफिक। याद रखना है, मैग्नेटिक निकालोगे तो 5 ऊपर, छोटा वाला ऊपर क्योंकि ये छोटा होता है, और वहीं पर अगर जियोग्राफिक निकालते हैं तो जियोग्राफिक हो जाएगा 6/5। आप इधर उधर इसको इधर भेज देंगे तो ऐसा हो जाएगा 6/5 इंटू LM। इससे ज़्यादा होता है इसलिए ये रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं दोनों के बीच में।
दोनों के बीच में ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारा दिया हुआ है कि एल जी, यानी ज्योग्राफिक बोल रहा है कि एल, सब में एल जी दिया हुआ है, तो याद रखना है कि 6/5 हो जाएगा इंटू एल एम, मैग्नेटिक लेंथ के 6/5 को गुना कर दिए। ऐसे लगभग 83 से 85% तक होता है ये मैग्नेटिक लेंथ जो होता है। सो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हमारा, ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन 16 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इफ बी एच हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप। तो हमको एंगल ऑफ डिप दिए हुआ है और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है ना, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या होता है बताते हैं। ये अर्थ है, अर्थ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है। और ये जो एंगल बनता है, जितना एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बीई मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जितना बनाता है ये, इसको बोलते हैं हम लोग, जितना एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप कहते हैं, सपोज डेल्टा मान लिया इसको, ठीक है ना। सो अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट तोड़ते हैं इसका, किसका कंपोनेंट, बीई का कंपोनेंट तोड़ते हैं, यानी बी का कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, इधर वाला कंपोनेंट जो होगा वो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट जो होगा वो बी एच बोल दिए, और ये वर्टिकल जो कंपोनेंट आप इसको जो देख रहे हो तो ये और ये वही सेम चीज़ है, इधर जो देख रहे हो ये बी भी मान लिया, मान लीजिए इसको, ठीक है ना, वर्टिकल कंपोनेंट है, हमको हॉरिजॉन्टल पूछे हुआ है। तो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, कॉस देते हैं। तो इधर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा यानी बी एच जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी ई इंटू कॉस थीटा, यही ना होगा ना, हमको बी ई निकालना है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो बी ई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को भेज दीजिए इधर, तो बी एच बट्टा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा बी एच बट्टा कॉस थीटा। अब ऑप्शंस पर जरा ध्यान देते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कि बी एच बट्टा कॉस थीटा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। सो ये ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 कह रहा है कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है यूनिट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, आई इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, एम जो होता है वो आई इंटू ए होता है। अब देखो ये आई करेंट है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आई अलग चीज़ है, ये आई अलग चीज़ है, छोटा आई लिख देते हैं करंट के लिए, चलिए। सो आई इंटू ए, और वॉल्यूम जानते हैं, वॉल्यूम तो वॉल्यूम है। अब जरा यूनिट्स रख देते हैं, तो करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, ये एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। अब ये मीटर स्क्वायर तो इसका कट गया, बचा नीचे मीटर, यानी ये हो गया एम्पियर पर मीटर, या इसी को एम्पियर पर मीटर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, सो हम ऑप्शंस जरा ध्यान देते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हम देखते हैं क्या एम्पियर पर मीटर दिया हुआ है, यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्वेश्चन नंबर 18 पर अगर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। अब आइए देखिए, अर्थ जो होती है ना, अर्थ को बीचों बीच जो प्लेन काटता है ना, उस प्लेन को हम लोग कहते हैं अर्थ को बीचों बीच, देखिए ये हो गया अर्थ, ठीक है। अब इसको बीचों बीच जो काटता है, ये लाइन जो बीचों बीच काटता है, इसको मेरिडियन कहते हैं। लेकिन हमको मैग्नेटिक मेरिडियन, तो दो तरीके का मेरिडियन होता है, ये प्लेन होता है एक तरीके का, ठीक है ना, ये प्लेन, ठीक। तो हल्का सा 11.3 डिग्री झुका हुआ होता है अर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हो गया ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, ये पूरा प्लेन है ना। तो ये कैसा है, वर्टिकल लाइन है, आप देख सकते हैं कैसा लाइन है, वर्टिकल लाइन है। सो आपसे ऑप्शंस जरा ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन कैसा होता है, क्या यह कोई पॉइंट होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, पॉइंट नहीं होता है। क्या यह एक लाइन होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये एक प्लेन होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन, नहीं, एक ऐसा प्लेन होता है वर्टिकल प्लेन। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप
इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, याद रहे नॉर्मल एडजस्टमेंट बोल रहा है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में विज़न भी आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा। और नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो जाता है वो होता है D/F। तो याद रखना है ये D/F। काफ़ी लोग इसमें गलत कर देते हैं, काफ़ी लोग आंसर देखे हैं, दिए हैं 1 + D/F, लेकिन ये जो होता है ये डिस्टिंक्ट विज़न का होता है, यानी 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तब ये होता है। ये नॉर्मल विज़न के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए D/F होता है राइट आंसर। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर अगर 20 हम लोग देखते हैं तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, वो देखिए। कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट, कि नॉर्मल आई लेंस का फोकस, नॉर्मल आई लेंस का जो फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है वो कितना होता है। तो देखो बहुत लोग गलती कर दोगे और डाल दोगे 25 सेंटीमीटर, जबकि याद रखना है कि 25 सेंटीमीटर वो होता है क्लियर विजन का, डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जिस पर हम लोग क्लियर देख सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारा आँख इतना बड़ा थोड़ी ना है, क्या हमारा आई लेंस जो है इतना बड़ा तो थोड़ी ना है कि उसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं। ये होता है 1.7 के करीब में, है ना, जो जिसके करीब सबसे करीब आंसर हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर पर हम लोग इसको लगा देंगे। फोकल लेंथ, हमारी आँखों की फोकल लेंथ जो होती है वो 2 सेंटीमीटर ही होती है। ठीक है, ये 20 का आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है। क्रिटिकल एंगल वह एंगल होता है जहां पर एक रेयर मीडियम से जब डेंस मीडियम से जब रेयर मीडियम में प्रकाश जाती है तो वो उस सतह से ब्रश करके निकल जाती है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल याद रखना पड़ेगा आपको कि डायमंड का कितना होता है, 24.41 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल, और ये सबसे कम होता है ना। इसीलिए डायमंड इतना चमकीला होता है, क्योंकि उसमें एक बार अगर लाइट चल गई तो वापस उस मीडियम से निकलना उसका बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 कि इक्विवेलेंट लेंस ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इज। तो मतलब कह रहा है 2 कॉन्वेक्स लेंस मिलाकर अगर एक लेंस बनाया जाए तो वो लेंस कैसा काम करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है दोनों का दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। अगर बात करें दोनों का दोनों कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों कांटेक्ट में है। अगर मिला के दोनों के फोकल लेंथ को आप जोड़ेंगे भी तो इसका भी फोकस पॉजिटिव होता है, इसका भी फोकस पॉजिटिव होता है, तो आपका जो टोटल फोकस आएगा 1/f1 + 1/f2 अगर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कॉन्वेक्स का ही होता है। वैसे भी ये भी बेंड करेगा, ये भी लाइट को क्या करेगा, बेंड ही करेगा, कॉम्बिनेशन भी क्या करेगा, इसका बेंड ही करेगा। तो जो दो आप कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, दोनों कॉन्वेक्स लेंस का जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। देखिए आजकल ये बहुत इस्तेमाल होता है ऑप्टिकल फाइबर आपका, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर हम लोग सिग्नल इंटरनेट चलाते हैं ना, इन्फॉर्मेशन को बहुत तेज़ी के साथ भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसका इस्तेमाल ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग करते हैं। तो ये जो किस सिद्धांत पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 24। ये कह रहा है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आई। ठीक है, लिस्ट डिस्टेंस यानी निकटतम दूरी, है ना, क्लियर विजन की निकटतम दूरी कितनी होती है। तो ये तो हम जानते हैं कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें 50 मत लगा देना, डायरेक्ट क्या आंसर देना, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, 25 देखते हैं, वो 24 था। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो क्या होता है, तो आसमान में जब बारिश का मौसम होता है, बारिश हो रहा होता है, तो जो बूंदें होती हैं पानी की उससे लाइट टकरा कर डिस्पर्स होती है, मतलब कई रंगों में विभक्त होती है और हमें एक कलरफुल दृश्य दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई देता है, और ये डिस्पर्सन के कारण होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो जाएगा, यानी डिस्पर्सन हो जाएगा। रेनबो किसके कारण होता है, डिस्पर्सन के कारण। अगला सवाल यानी 26 नंबर सवाल, ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर विच कलर ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो कोई मटेरियल
किसी लाइट को कितना ज़्यादा से ज़्यादा बेंड करता है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये याद रखेंगे कि जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे ज़्यादा बेंड किया जाएगा। तो सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वो होता है वायलेट लाइट का, इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेंड होगा, यानी इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। तो 26 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है? तो ये आपको याद रख लेना पड़ेगा, ये होता है 2n+1 λ/2, 2n+1 λ/2 हो जाएगा, ठीक है। सो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्ट्रक्टिव पूछ रहा था इसीलिए, कंस्ट्रक्टिव पूछता तो हम लोग n लैम्डा डाल देते हैं। अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 अगर देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कन्फर्म्स द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट। यानी लाइट ट्रांसवर्स नेचर की होती है, इनमें से कौन सा फिनोमेना इस बात को प्रूफ करता है? तो याद रखेंगे ट्रांसवर्स नेचर, पहली बात तो याद रखेंगे क्या होता है, तो उसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और ऑसिलेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स नेचर होता है उसका। और यह फिनोमेना जो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट के थ्रू प्रूफ की जाती है। सो प्रूफ करता है ये फिनोमेना, तो यहाँ पर पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बेंडिंग ऑफ लाइट। 29 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड। यानी कि जब लाइट जाती है और उसके रास्ते में अगर मान लीजिए छोटा सा ऐसे देते हैं, तो ये लाइट अगर मान लीजिए बहुत सारी लाइट आ रही है, इस तरीके से लाइट आ रही है, तो ये ऐसे जाना चाहिए था, किसी स्क्रीन पर सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन देखते क्या है थोड़ा बेंड हो जाता है ऐसे करके, है ना। इधर से भी अगर लाइट भेजते हैं तो थोड़ा बेंड हो जाता है इधर करके, ठीक है। और ये कौन सा प्रॉपर्टी कहलाता है? ये डिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी किनारे पर टकराने के बाद लाइट का जो मुड़ना होता है वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे जो अगला जो सवाल है हमारा कि चांदी का कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर। सिल्वर का जो वर्क फंक्शन होता है वो कितना होता है ना? वर्क फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन कि उसमें चांदी में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। ये होता है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चांदी से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को इतना करना पड़ेगा, आपको इतना एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 30 नंबर सवाल था ये, 30 नंबर का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि प्लांक कांस्टेंट का मान कितना होता है ना। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? तो प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना है 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। और साथ में ये नंबर याद रखना है, क्योंकि नंबर सब में एक ही दिया हुआ है, तो आप पावर से इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये राइट आंसर हो जाएगा। सो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है डायनेमिक मास। क्या कह रहा है? डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। डायनेमिक मास ऑफ फोटोन कितना होता है? तो इसके लिए याद रखेंगे कि एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, लैम्डा बराबर h/mv। इसको कहा जाता है डी ब्रोगली का वेवलेंथ। क्या कहा जाता है? डी ब्रोगली का वेवलेंथ। अब यहाँ पर फोटोन की बात हो रही है कि फोटोन का डायनेमिक मास चाहिए, ठीक है ना। सो h और फोटोन की लाइट क्या होती है? c होती है, तो v की जगह क्या डाल दिया? c डाल दिया। नाउ लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या निकल गया? h/mc। अब आपको m पूछा है मास को ले आइए इधर और लैम्डा को भेजिए उधर, तो h बट्टा क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू सी हो जाएगा। सो डायनेमिक मास कितना हो जाएगा? h बटा लैम्डा इंटू सी। अब जो ऑप्शन जो दिया होगा उसको लगा दीजिए, h बटा लैम्डा इंटू सी, h बटा लैम्डा इंटू सी, बी इज़ द राइट आंसर। डायनेमिक मास इसका हो जाएगा बी, ठीक है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको साफ साफ दिख रहा है ना? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। कि इनमें से कौन सा सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ता है। ओके, तो इसमें जो हो जाएगा आपका, देखिए लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है, पास्चन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है। मैं सबको बताता हूँ। लाइमन सीरीज जो होता है ये अल्ट्रा वायलेट में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लाइमन सीरीज हो जाएगा, ठीक है। बाकी का भी देख लीजिए। बामर जो होता है वो विजिबल में आता है, उसके अलावा पास्चन, ब्रैकेट, ये दोनों जो है आपका इंफ्रारेड में आता है। तो आपको सभी याद रखना है, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है आपसे इस तरीके का सवाल। ओके, अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग 34
34 की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी, कि इनमें से कौन रेडियो एक्टिविटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। न्यूक्लियर फिनोमेना बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियर फिनोमेना में तो होता ही है, एटॉमिक फिनोमेना भी होता है, और उसके स्पॉन्टेनियस जो फिनोमेनाज होते हैं उसमें भी आपका रेडियो एक्टिविटी होती है, लेकिन जो नेचुरल प्राकृतिक जो घटनाएं होती है उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से कौन है जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सो देखा जाए तो अल्फा क्या होता है, अल्फा प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स निकलते हैं अल्फा में। एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बच गया कौन, बीटा। याद रखना है बीटा जो है, बीटा में इलेक्ट्रॉन निकलता है न्यूक्लियस से, बीटा एक रेडिएशन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन ये हाइट ऑफ एंटीना के बारे में है। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेशन अमोंग रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना यानी डी, हाइट ऑफ टीवी, ट्रांसमिशन टावर एच, इन सब के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इन सब के बीच में रिलेशन जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला होता है D इक्वल टू √2RH, जहाँ पर R जो है वो अर्थ का रेडियस है, H जो है एंटीना की हाइट है और D हमारा रेंज है। तो इसमें क्लियर फार्मूला जो दिया है उसको हम लोग लगा देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 37 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो कह रहा है यानी 38 नंबर सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट यानी सबसे निचले स्तर पर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, आप इसको पढ़े होंगे डीवल नेचर में। तो ये होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निगेटिव एनर्जी होती है, इतना अगर एनर्जी दे देंगे तो उसकी एनर्जी टोटल क्या हो जाएगी, 0, और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो अगर पूछेगा कि उसका वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा इसके लिए, तो ये जो जितनी एनर्जी इसमें है वही उसका वर्क फंक्शन भी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन इम्प्यूरिटी इज डोप्ड इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर इम्प्यूरिटी यानी डोपिंग करते हैं हम लोग, डालते हैं, इसको डोपिंग कहा जाता है, डोपिंग किया जाता है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी। सिंपल सी बात है, अगर आप क्या होता है कि एग्ज़ाम देने जाते हो, ठीक है, छोड़ो ये बहुत बुरा एग्जाम्पल है, ठीक है, सो अच्छा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। कोई भी चीज़ अगर जैसे बॉडी बिल्डिंग आप करते हो, कुछ भी करते हो, तो बाहर से क्या करते हो, प्रोटीन पाउडर ये सब लेते हो, तो वो क्या करता है, आपके पावर को क्या करता है, बढ़ाता है, आपको ज़्यादा प्रोटीन देता है। उसी तरीके से यहाँ जो अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, है ना, इम्प्यूरिटीज़ जो मिलाई जाती है वो उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। अगर इंक्रीज़ नहीं करता तो हम क्यों मिलाते उसमें, हाँ, इम्प्यूरिटी को बिल्कुल नहीं मिलाते। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, राइट, ए हो जाएगा, इंक्रीज़ होता है उसका कंडक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है नॉर गेट का बुलियन व्यंजक यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो नॉर गेट और गेट से बनता है और नॉट से मिला के बनता है, तो और क्या होता है, प्लस वाला होता है ना। तो ए प्लस बी और उसका क्या कर देना है, बार, ए और बी पढ़ते हैं, ए और बी का बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, सो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इन हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि आपको याद होगा कि अगर हमारा इनपुट कुछ इस प्रकार का है तो हाफ वेव में जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट क्या मिलता है, वो ऐसा मिलेगा, एक बार फिर नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा है इनपुट 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट कितना होगा, तो आउटपुट भी 50 हर्ट्ज ही होगा, इसको आप याद रख लो, ठीक है ना। और यहीं पर अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता और इनपुट 50 हर्ट्ज होता फुल वेव के लिए, ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो अगर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पूछता तो आउटपुट उसका हो जाता दुगना, डबल हो जाता, क्या हो जाता, 100 हर्ट्ज हो जाता। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 हर्ट्ज ही होगा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, 50 हर्ट्ज, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर इतना। तो ये बाइनरी नंबर दिया है और पूछ रहा है इनमें से डेसिमल, इनमें से कौन सा है जो इसका डेसिमल है। तो सबको 2-2 से भाग दे के चेक मत करो, है ना। आपको एक आसान तरीका हम सिखा देते हैं जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो पहले ये लिख लो जो दिया हुआ है 111
1 1 1 1 यानी 4 गो 1 है, फिर 0 है। तो आप क्या करो, पहले लिख लो उसको अच्छे से, ऐसे लिख लेना 1 1 1 1, 4 हो गया और फिर एक 0 है, ठीक है ना। अब यहाँ शुरुआत करना, 2 ले लेना, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, जितना रहता है वो सब बढ़ाते जाएंगे, 0 रहे चाहे 1 रहे, ऊपर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरीके से लिख लेंगे। अब जो 0 होगा वो नहीं लेंगे, ठीक है, और जो 1 वाला होगा उसको ले लेंगे, यानी इसको लेंगे। तो 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 2, आप प्लस कर देंगे। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, और प्लस कर देंगे। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8, फिर प्लस कर देंगे। और 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। इन सब को अगर जोड़ते हैं तो 4 2 6, और 6 और 8 कितना, 14, और 16 कितना हो जाएगा, 30। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तरीका सीख लिया ना, ये तरीका आप आजमा लेना इसमें, ठीक है ना। ऊपर में कुछ भी दिया रहेगा 1 0 0, सब बस इधर से शुरू करना है आपको, 2 का पावर 0 1, और ऊपर में जितना 0 वाला होगा उसको नहीं लेंगे, और जो 1 वाला होगा, तो इसमें सब 1 वाला ही था तो सबको ले लिया हमने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ये। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश सबको याद है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और निगेटिव चार्ज होता है उस पर, तो कहाँ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में, तो ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अच्छा अगला सवाल कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होती है, इसका मान पूछ रहा है कितना होता है। तो ये वैल्यू तो याद होता है आपको, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ढूंढो किधर है -12 वाला, तो -12 वाला यहाँ दिख रहा है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट को भी याद कर लेना, क्योंकि यूनिट भी इसका पूछ सकता है। तो 44 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और कह रहा है कि द्विध्रुव यानी कि डाइपोल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम मीटर, लेकिन एक और यूनिट होता है और वो होता है डेबाई। क्या होता है, डेबाई। यही पूछ रहा है आपसे कि कूलम मीटर, ये सेंटीमीटर मत पढ़ना, कूलम मीटर है। तो कूलम मीटर और डेबाई दोनों में क्या रिलेशन है, तो याद रखना है कि एक डेबाई जो होता है वो 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर होता है। ये वैल्यू को याद कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है। तो 45 का क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। इस सवाल में कह रहा है कि इस चित्र में दिया हुआ है एक कैपेसिटर कुछ सीरीज़ में दिए हुए हैं, और इसका बोल रहा है कि बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। ओके, सो आइए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फटाफट निकाल देते हैं हम लोग। तो देखिए इस सवाल में 3 कैपेसिटर आपको दिख रहा है। आप क्या करोगे, फटाफट डालोगे, ऐसे कहोगे सीरीज़ में हो गया, लेकिन एक गलती कर दोगे कि ये शॉर्ट सर्किट है। ये क्या है, शॉर्ट सर्किट। अगर करंट को इधर रास्ता मिल गया तो इससे क्यों जाएगा, इसमें से जाएगा ही नहीं, इसमें से नहीं जाएगा तो ये तो ख़त्म हो गया। हाँ, ये ख़त्म हो गया, तो इसकी गिनती अब नहीं होगी। तो ये सी और सी बस 2 गो बचा, यानी 2 गो क्या है, सीरीज़ में। और सीरीज़ में फार्मूला क्या होता है, इसका भी C/N होता है। अब C है और N मतलब 1 और 1 2 गो, तो C/ कितना हो जाएगा 2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इसका, C/2 हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा C/2, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं क्या कह रहा है। 47 में कह रहा है कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है भैया, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, इधर देखिए, सॉरी हिल गया था। 1 एम्पियर पूछ रहा है किसके बराबर होता है। तो देखिए 1 एम्पियर बराबर 10⁻³ मिली एम्पियर, ठीक है ना। इसके बराबर होता है, कैसे बराबर होता है, तो 10⁻³ और मिली मतलब होता है 10⁻³ और इधर हो गया एम्पियर। तो ये 3 3 कट गया था, क्या बचा इधर 1 एम्पियर बच गया। 1 मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, तो देखा आपने कितना हो जाएगा, 10⁻³ मिली एम्पियर हो जाएगा। तो 1 एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ मिली एम्पियर के बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। सॉरी, ये सवाल 48 नंबर कह रहा है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट, कि इसमें से करंट डेंसिटी का फॉर्मूला दिया ना। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो करंट डेंसिटी जो होता है यानी जे, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया I/A होता है। तो देख लीजिए जो दिया होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 49
9। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? तो फॉर्मूला तो ये सबको याद रहता है कि R बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है उसको फटाफट हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पहला ही हमको दिख रहा है, नहीं पहला नहीं है, दूसरा R बराबर रो एल बाई ए, तो इसका बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 49 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इस चित्र में कह रहा है इस चित्र में आई का मान बताइए, है ना। यहाँ पर पॉइंट रूल लगा दीजिए, पॉइंट रूल जो हम लोग पढ़े हुए हैं। देखिए इधर से क्या हो रहा है 10 एम्पियर आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है 20 एम्पियर आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है 10 एम्पियर जा रहा है। तो इधर से 10 आया, इधर से 10 आया, इधर से 20 आया, तो 10 10 20 और 10 20 40 हो गया। तो 40 आया तो जाएगा कितना बाहर, 40 जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। सॉरी फोकस गड़बड़ा रहा है, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा एडजस्टमेंट आप लोग कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसका हो गया 50 का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। इनमें से कौन है जिसको पोटेंशियोमीटर से मापते हैं? सिंपल है, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल हम लोग ईएमएफ को मापने के लिए करते हैं, यानी ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है ना, याद रखना। कह रहा है 1 किलोवाट कितना के बराबर होता है, 1 किलोवाट कितना के बराबर होता है। अब इसको तो ये करना पड़ेगा, आइए हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। किलोवाट आवर दिया हुआ है ना, 1 किलोवाट आवर कितना जूल के बराबर होता है। तो देखिए इसको फटाफट हम लोग कर देते हैं 1 किलोवाट आवर, ठीक है ना। तो 1 तो 1 रहने दीजिए, किलो 10 के पावर 3 होता है, वाट तो वाट रहने दीजिए, और एच आवर जो होता है आपका, आवर क्या होता है, कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड, क्योंकि टाइम का ऐसा ही मात्रा क्या होता है सेकंड होता है। अब इसको क्या करिए 3 और 36 रहने दीजिए, और 2 0 इसको दे दीजिए, तो कितना आएगा, तो 3 और 2 5, 10 के पावर 5, एक और देना है तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, इसको 10 के पावर क्या कर दीजिए 6, ये जूल में हो जाएगा, है ना। किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब देखिए जो ऑप्शन करेक्ट है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 6 सही है, 6 जूल, हाँ तो ये 6 जूल हो जाएगा 52 का। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आगे हमारा सवाल कह रहा है 54, 53 हो गया था ना, 53 नहीं 53, 1 टेस्ला बराबर होता है। 1 टेस्ला कितना के बराबर होता है, 1 टेस्ला कितना के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। 1 टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ फार्मूला एक देखिए, फार्मूला इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है, वो होता है बी ए कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा को इग्नोर करिए, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला ये होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, क्या होता है वेबर। इधर मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, इसका होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये टेस्ला के बराबर हो गया। तो 1 टेस्ला किसके बराबर हो गया 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए जो ऑप्शन करेक्ट है उसको फटाफट हम लोग लगा लेते हैं। तो 1 टेस्ला जो होगा वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होगा। ओके, आगे देखिए अगला सवाल, देखिए वही अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे। क्या कह रहा है कि चुंबकीय फलक होता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है। तो सिंपल बी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा को हटा के क्या लगा सकता है डॉट लगा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है वो कह रहा है आपका सी और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बीच में रिलेशन क्या होता है। फार्मूला याद रखिएगा, सी बराबर होता है 1/√μ0 ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी 55 का क्या हो जाएगा बी। कह रहा है फोटोन की ऊर्जा होती है सिंपल ई बराबर एच न्यू, कितनी होती है ई बराबर एच न्यू। तो फार्मूला है, बच्चा को याद रहता है ये फार्मूला, ई बराबर कितना होता है एच न्यू। तो 56 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा ए, ई बराबर एच न्यू, सॉरी ई बराबर क्या हो जाएगा एच न्यू हो जाएगा। ओके, आगे कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कितना के। ओके, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर निकाल देते हैं हम लोग। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कूलम, और ये क्या हो गया वोल्ट। वोल्ट क्या होता है एक्चुअली में, वोल्ट क्या होता है वर्क बट्टा चार्ज ही होता है ना। और वर्क क्या होता है एनर्जी होता है, एनर्जी क्या होता है जूल होता है, तो जूल बट्टा कूलम कह सकते हैं, कूलम कट जाएगा। तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर होता है, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख लीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, तो 57 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग बस ध्यान देके थोड़ा पेशेंस रख के देख लीजिए, फटाफट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सही है, कि इनमें से कौन सही है ना। तो देखिए सब में तो साते है
है ना। तो आपको सबको चेक करने के लिए ज़रूरत नहीं है, बस 7 का ही निकाल लो ना और देख लो क्या होता है। तो 7 का निकाल लेते हैं हम लोग कि 7 का बाइनरी में कन्वर्ट करके निकालते हैं 7 का। तो 7 को निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, भाग देना है 2 से, 2 तिहाई 6, बचा कितना 1, फिर से 2 से, 2 इकाई 2, बचा कितना 1। अब इसको उल्टा लिख देना होता है, तो 1 1 1 कितना हो गया, और ये हो गया डेसिमल में कन्वर्ट, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 1 1, और ये हो गया डेसिमल, सॉरी ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, किस में हो गया, बाइनरी में। तो 1 1 1, और ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 1 1 1, 7 का हो जाएगा 1 1 1। ओके। अच्छा 59 में कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बाइनरी, बाइनरी एडिशन के लिए इनमें से कौन करेक्ट नहीं है। तुम जानते हैं 0 + 0 क्या होता है, 0, राइट, सही है। 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 बाइनरी में 1 नहीं बल्कि 1 0 होता है। कितना होता है, 1 + 1 जो होता है वो 1 0 होता है, याद रखना है, ठीक है, बाइनरी में। तो इसमें से ये करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ये डी जो है ये करेक्ट नहीं है, तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गलत आंसर है इसलिए वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 59। अब हम लोग आगे देखते हैं 60 को, 60 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर याद रखना है, और प्राइमरी में जो कॉइल है वो N1 है, सेकेंडरी में जो कॉइल है क्या है N2 है। देखिए स्टेप अप मतलब उसका वोल्टेज को क्या करना है, बढ़ाना है, और वोल्टेज को बढ़ाना होता है तो बाद में ज़्यादा कॉइल रखते हैं और शुरू में कम कॉइल रखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, N2 ज़्यादा हो जाएगा N1 से, तो ऑप्शन जो करेक्ट है यानी नंबर ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉइल इन प्राइमरी, ये हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। अच्छा, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल, पहले ही अभी एक सवाल आया था तो मैं बता दिया था, विजिबल में कौन आता है, बामर आता है, कौन आता है, बामर आता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, ये ब्रैकेट हो गया, ये पास्चन हो गया, ये इंफ्रा में आता है, और लाइमन किस में आता है, लाइमन आपका अल्ट्रा वायलेट में रहता है, ठीक है। अब अगला सवाल जो कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है, ये कह रहा है कि उत्तल लेंस है एक, उसकी फोकस दूरी दी हुई है 1 मीटर, शक्ति बताइए। आप पावर देखिए, लेंस का जो पावर होता है वो पावर होता है, पावर बराबर होता है 1/, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ तो दिया हुआ है 1, तो 1/1 कितना 1, और डायोप्टर इसका यूनिट होता है फोकल लेंथ का, पावर का, तो इसका क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर, क्या हो जाएगा 1, सॉरी माफ़ करना, 1 डायोप्टर, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 62 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी 63 क्या कह रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है ना, याद रखना है, टेलीस्कोप देखिए 2 लेंसेज होते हैं, टेलीस्कोप हो गया या आपका माइक्रोस्कोप हो गया, दोनों में 2 लेंस होता है। तो माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक होता है, और जो आईपीस होता है वो जो आई के नज़दीक होता है फॉर माइक्रोस्कोप, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो ये छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, और टेलीस्कोप क्या होता है, ये आईपीस क्या होता है माइक्रोस्कोप का, वो बड़ा होता है। तो जो छोटा है उसका फोकल लेंथ क्या होगा, छोटा होगा, जो बड़ा उसका फोकल लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। यानी फोकल लेंथ किसका बड़ा है, इसका, तो ये माइक्रो के लिए होता है, जबकि टेलीस्कोप में इसका उल्टा होता है। तो माइक्रोस्कोप के लिए क्या हो जाएगा, FO इज लेस देन FE, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि FE इज ग्रेटर देन FO। अब जरा ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं कि जो ऑप्शन हमारा दिया होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ याद रखना है कि FE बड़ा होता है। ओके, सो देखिए FE बड़ा होता है FO से, तो यहाँ देखिए FE क्या है, FE इज ग्रेटर देन FO, देख सकते हैं, या यहाँ पर लिखा हुआ है FO इज लेस देन FE, तो ये भी चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B। 63 का राइट आंसर हो जाएगा B। ओके, आगे देखते हैं 64 नंबर, कह रहा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ बाई थिन प्रिज्म। याद कीजिए डेल्टा हम लोग पढ़े थे, मिनिमम डेविएशन का फार्मूला, और मिनिमम डेविएशन पे जो डेल्टा होता है ना, ये होता है μ-1 × A, फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। कई बार पूछे हुआ है, फिर से पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, μ-1 × A, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल यानी 65 नंबर, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, याद रखना है फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, याद रखना, बाकी सब चेंज हो जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं, यानी 66 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज VA एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज VW। खुद ही सोचो, तुमको अगर बोले कि ऐसे हवा में बोले दौड़ने के लिए और पानी में बोले दौड़ने के लिए, किस में तेज़ दौड़ोगे, वही हाल लाइट के साथ भी है। पानी में
यानी एयर में जो होगा वो ज़्यादा वेलोसिटी होगा किस में, और वाटर में क्या होगा, कम होगा। ठीक, ऑप्शन पर गौर कीजिए क्या ये हुआ है, वेलोसिटी ऑफ एयर इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं और 67 नंबर सवाल देखते हैं। 67 नंबर सवाल जो है ये क्या कह रहा है क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। अब ये सब वैल्यूज़ हैं, इसको तो याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर जो होता है ये लगभग आपका जो है 49 डिग्री होता है, जो कि दिया हुआ है करीब 48 में 7 तो इस पर हम लोग टिक लगा देंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, याद रखना इवन में होना चाहिए ये चीज़। n=1 भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 4 पाई, 3 रखेंगे तो 6 पाई, है ना। कंस्ट्रक्टिव बनाना है, दोनों फेज साथ साथ पहुँचाना है ना। ये आपका ये एक वेव पहुँचा भैया, एक और वेव ऐसे पहुँचा, ऐसे गया अभी फेज डिफरेंस कितना है 0 है। अगर हम फिर यहाँ से शुरू कर देते हैं, एक ख़त्म हो गया मान लो, यहाँ शुरू नहीं करते, यहाँ से शुरू कर देते हैं ऐसे करके आगे में, ठीक है ना। सो इसमें फेज डिफरेंस ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसमें याद रखो अभी, ठीक है। कितना होता है 2n पाई होता है, कितना होता है 2n पाई होता है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा जानना होगा तो हमको कमेंट कर देना, हम इसमें बता देंगे आपको। 2n पाई होता है, वीडियो लंबा होता जा रहा है ना इसीलिए ना। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। लाइट जब स्केटर्ड होती है ना तो उसका इंटेंसिटी कम होता है, समझ गए। अब इंटेंसिटी जो कम होता है वो कितना कम होता है, तो याद रखना है आपको कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और 1/λ/4 के प्रोपोर्शनल होता है, समझ गए बात को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, है ना। 69 का करेक्ट आंसर है डी। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कांच के समानांतर कह रहा है क्या कि यहाँ अंग्रेजी में फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब पैरेलल साइडेड है, मतलब कि अगर आपको बताएं तो इस तरीके का स्लैब है एक पैरेलल, ठीक है, इस तरीके का। अब देखो ये लाइट जो जाएगी इसमें अंदर में तो बेंड करेगा, लेकिन बाहर में निकलेगा तो फिर वही पाथ पकड़ेगा, कोई इधर उधर नहीं भागेगा, है ना। जैसे जा रहा था वैसे ही सीधा जाएगा। अब सीधा जाएगा तो लाइट इसको कहाँ बेंड करेगा, लाइट को, है ना, लाइट को जहाँ बेंड कर देता वही ना। अब इधर देखिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कहीं पर घूमेगा, अगर गोल होता तो ऐसे घुमा देते, ऐसे करते, फिर कहते कि ये रेडियस इसका है तो ये फोकल लेंथ है, जबकि ये तो लाइट को कहीं पर मोड़ेगा ही नहीं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगी। क्या होगा, इन्फिनिटी। तो देखियो 70 क्वेश्चन जो है कितना आराम से हम लोग पढ़ लिए, है ना, बहुत समय तो नहीं हुआ। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बता देना। रात के 2 बजे शूट किए हैं वीडियो को, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, है ना, और ज़रूर बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।